हमारा न्यू लेक्चर आज का बफर सॉल्यूशंस। बफर बेसिकली आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन का ये वर्ड है। इसका मतलब ये होता है बफर स्टेट, ऐसी स्टेट जो दो स्टेट के दरमियान लड़ाई को रोकती है, एज ए बफर मेडिएटर के तौर पे काम करती है। यहाँ पे हम बफर सॉल्यूशन से मुराद वो सॉल्यूशन लेते हैं जो कि चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करते हैं, मतलब बड़ी हद तक वो पीएच को चेंज नहीं होने देते। लेट्स से आप एक सॉल्यूशन बना के जाते हैं लैब के अंदर, तो सुबह आप आके उसकी पीएच चेक करते हैं तो वो पीएच उसकी एसिडिक हो जाती है जी। क्यों भाई? वो पीएच लेस देन 7 होगी तो क्या फैक्टर हो सकता है आप सोचते हैं? यकीनन आपकी एयर के अंदर CO2 मौजूद है। वो CO2 के मॉलिक्यूल आपके सॉल्यूशन में जब मिलते हैं तो पीएच जो है वो क्या हो जाती है? लेस देन 7। ठीक है, जब pH लेस देन 7 हो जाती है तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। कभी कभार ऐसे होता है कि आपका बीकर जो है वो उसकी सरफेस लेट से वहाँ पे मेटल आयन से बना है, वो सोडियम पोटेशियम वगैरह, तो ग्लास के अंदर, तो समटाइम्स वो आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड बना देता है सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से सुबह जब आप आके देखते हैं तो सॉल्यूशन बेसिक हुआ होता है, यानी pH इज़ मोर देन 7। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन पड़े पड़े अपनी pH चेंज कर रहे हैं। तो लैब के अंदर बहुत सारे सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं जहां हमें pH को बहुत ज़्यादा फिक्स करना पड़ता है, और हाईली सेंसिटिव pH रिएक्शन कुछ होते हैं। मसलन हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड जो है वो 7.35 पे बफर्ड है। खुदा ना खास्ता हमारी बॉडी की pH 7.8 तक अगर चली जाए तो रिज़ल्ट डेथ है, हमारे एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे। इसी तरह pH अगर लेस देन 7 हो जाए तब भी इंसान की डेथ हो जाती है। क्यों? दो बफर सिस्टम पूरे का बॉडी का पूरा बफर सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो बहुत सारे एंजाइम आपके काम करना छोड़ देंगे, द रिज़ल्ट विल बी द डेथ। तो बफर सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस दैट सॉल्यूशंस या दो सॉल्यूशंस which resist a change in their pH, which resist a change in their pH, यानी अपनी pH में चेंज को रेजिस्ट कर। इवन आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस गलती से गिर जाए तब भी बफर अपनी pH को मेंटेन करते हैं। बफर आप किस तरह से प्रिपेयर करें? आम तौर पे आपको पता होना चाहिए लैब के अंदर 7 pH के बफर और 4 pH के बफर और 10 pH के बफर पाए जाते हैं या होते हैं। ये वाला बफर जिसको हम बेसिक बफर कहेंगे, और ये वाला बफर जिसको हम एसिडिक बफर कहेंगे, और ये वाला जो है इसको हम न्यूट्रल बफर कहेंगे। 3 तरह के बफर्स हैं। कैसे बफर सॉल्यूशन तैयार किया जाए? कहते हैं कि अगर आप कोई वीक एसिड ले लो और उसी का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस ले लो तो आपका एसिडिक बफर तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, मैंने एसिटिक एसिड लिया, इसी एसिटिक एसिड को NaOH के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, इसका साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो मेरे पास CH3COONA वीक एसिड इट्स सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। तो ये मेरा पहला बफर है। फिर मैं क्या करता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी आप कार्बोनिक एसिड दैट इज़ अ वीक बेस एसिड, इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने। ठीक है जी, वीक एसिड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक हो गया जी। कोई और भी ले लें आपके पास, लेट्स से वीक एसिड फास्फोरिक एसिड है, इसका सॉल्ट ले लें NaOH के साथ, तो ये इसका सॉल्ट आएगा विद स्ट्रॉन्ग बेस। दीज आर 3 एसिडिक बफर्स। व्हाट डज इट मीन? कि इनकी pH लेस देन 7 होगी। अब हम कोई बात करते हैं बेसिक बफर की। कोई बेस लेते हैं, कहते हैं ये तैयार होता है कि आप वीक बेस लो और उसका साल्ट लो विद
स्ट्रॉन्ग एसिड, मसलन आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस, ठीक हो गया। आप इसका सॉल्ट ले लो HCl के साथ, तो ये बनेगा NH4Cl। क्या किया, वीक बेस लिया, उसी का साल्ट हमने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बना। इट इज़ अ बेसिक बफर। आपने पता चल गया आपको, या तो वीक एसिड उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस लो, या वीक बेस उसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो। बफर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वे बहुत सारे रिएक्शन जो हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा बफर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर pH चेंज हो जाए, तो अगर आप डाइस पे चले जाओ तो pH चेंज करने पर डाइस का शेयर डिफरेंट आ जाता है। ब्लड और बायोलॉजिकल रिएक्शंस कई ऐसे हैं जो हम इन विट्रो करते हैं, लैब में करते हैं, उनके लिए हमें ज़रूरत होती है बफर की। हम pH की मेंटेनेंस, जहाँ पे भी आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है pH की, तो इसका मतलब है आप बफर्स इस्तेमाल करेंगे। हमारे ब्लड की बफर भी हम कहते हैं जी बफर्ड है, ठीक है। ब्लड 7.35 पे बफर्ड है, तो इट मीन्स कि हमें इस ब्लड की स्टडी के लिए ब्लड कंटेंट को इस pH पे मेंटेन करना होगा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं बफर एक्शन कैसे करता है। अगर आप सोचें तो बेसिकली इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। बफर ऐसे ही काम करता है जैसे कि कॉमन आयन इफेक्ट में काम हो रहा होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक्शन होता है, यानी एक एसिड और बेस के आयन आपस में न्यूट्रलाइज हो करके pH को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने देते। होता क्या है कि H आयन को क्या करता है, H आयन को उसका कॉन्जुगेट बेस इनगल्फ कर लेता है, और OH आयन को उसका कॉन्जुगेट एसिड इनगल्फ कर लेता है। एज ए रिजल्ट H और OH आयन की कंसंट्रेशन सेम रहती है। pH ऑफ बफर अगर आप देखो तो एसिडिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू है pK प्लस लॉग ऑफ एसिड प्लस साल्ट। pH ऑफ बफर 2 फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से? एक तो pKa या pKb, फॉर एसिड के लिए pKa, फॉर बेस pKb, और दूसरा फैक्टर है रेशो ऑफ साल्ट टू एसिड। ये मैंने जो इक्वेशन लिखी हुई है pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ एसिड ओवर साल्ट कंसंट्रेशन, इसको हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ ए बफर। एसिडिक pH, एसिडिक बफर के लिए pKa प्लस लॉग ऑफ एसिड ओवर सॉल्ट कंसंट्रेशन। फिर pH ऑफ बेसिक बफर कैसे करोगे? POH विल बी इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर बेस। यहाँ पे क्या था, लॉग ओवर एसिड, और यहाँ पे लॉग ओवर बेस, लॉग ऑफ साल्ट ओवर बेस कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप साल्ट और एसिड की या साल्ट और बेस की कंसंट्रेशन सेम ले लें या यूनिटी हो, दोनों का 1 आंसर आ रहा हो, तो उसको हम बेस्ट बफर कहते हैं। यानी वही pH होगी जो pKa होगी, वही pH होगी जो pKb होगी। बेस्ट बफर या फिर आइडियल बफर वो बफर्स होते हैं जिसमें pH या POH वही होती है जो एसिड की pH हो या बेस की POH हो, ठीक है। pH और Pb इक्वल टू होता है कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट और एसिड इक्वल हो। pH इज इक्वल टू pKa। इसी तरह साल्ट और बेस अगर इक्वल हो तो फिर हम क्या लिखेंगे? POH इज इक्वल टू pKb। अच्छा, अगर आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लें देन एसिड भी, अगर साल्ट कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो तो pH pKa से ज़्यादा होगी, pH विल बी मोर देन pKa। और इसी तरह अगर आप एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लें तो pKa ज़्यादा होगी देन pH। ये आपको याद होना चाहिए किस तरह से साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो इफ़ेक्ट करती है बफर बनाने में, ठीक है। और अगर आप एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे तो pKa pH से ज़्यादा होगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बफर, इसकी डेफिनेट pH होती है, यकीनन हमने ये बात डिस्कस की। नो अल्ट्रेशन ऑफ pH विद
ऑन कीपिंग लॉन्ग टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप जितना मर्जी वक्त उसको रखें सोल्यूशन को, उसकी पीएच चेंज नहीं होती। स्लाइड चेंज इन पीएच कहता है अगर आपसे गलती से एसिड या बेस कोई स्मॉल अमाउंट में खुदा न खास्ता गिर भी जाए बफर सोल्यूशन में तो इसकी पीएच पे फ़र्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशंस, हमारे क्लिनिकल एनालिसिस जो हो रहे होते हैं उनमें क्या होता है जी, हमारे बफर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन बहुत सारे, उनमें हम पीएच मेंटेन करते हैं। न्यूट्रिशन साइंस में तो इसकी बहुत ज़्यादा, आप बहुत सारी कॉलोनीज़ और डेवलप करते हैं माइक्रोब्स की, तो वहाँ पे पीएच आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन पड़ती है। सॉइल साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, सेल बायोलॉजी में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बफर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो बफर एक्शन के बारे में हमें जानना होगा। बफर एक्शन को समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा बफर लिया और ये बफर कॉन्स्टिट्यूट करता है एसिड और सोडियम एसीटेट पर। ये एक वीक एसिड है और इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है। आप इसको एक कंटेनर में ले लेते हैं जी, ये सॉल्यूशन फॉर्म में मौजूद है। आप इसमें एक दफ़ा एसिड डालो, हल्का सा एक दफ़ा बेस डालो। लेट्स से आप एसिड डालते हो तो एच आयन कंसनट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, ये सॉल्यूशन फॉर्म में है भाई। एच आयन कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये एसीटेट जो है ये H लेके वापस, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, एसिटिक एसिड बना देंगे सॉलिड फॉर्म में। पीएच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप स्लाइट अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करो, वो एसीटेट को लेके रिवर्स चला जाएगा, बैक चला जाएगा, तो कोई पीएच पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं जी, अब आप कोई बेस ऐड करते हैं, OH आयन ऐड करते हैं। OH वाटर के साथ, H के साथ रिएक्ट करके इसके अंदर वाटर बना देगा, पीएच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ वी ऐड, देखें, इफ़ वी ऐड H इट विल रिएक्ट विद एसीटेट आयन, ठीक है, एंड मेक्स एसिटिक एसिड, दैट इज़ अ वीक एसिड, और ये वापस चला जाएगा, कुछ पीएच पे फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ वी ऐड OH आयन, भी कोई बेस गिरा है, देन इट रिएक्ट विद वाटर, इट रिएक्ट विद H आयन। भाई H और OH आपने जो ऐड किया वो आपस में मिलके वाटर बना देंगे। वाटर बना, और पहले केस में हमने कहा जी H आयन हमने ऐड किया था, वो एसीटेट के साथ मिलके सोडियम एसिटिक एसिड बना देगा, तो पीएच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो इफ़ेक्ट ऑन पीएच। अच्छा, ये याद रखिएगा, एक बफर की कैपेसिटी होती है, किस हद तक वो जा सकता है, किस हद तक वो बफर जो है पीएच को रेजिस्ट करता है। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो वो बफर उस कैपेसिटी के से बियॉन्ड जाके पीएच एसिड या बेस की एडिशन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। हमारा न्यू हेडिंग कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग ए कॉमन आयन इज़ कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। मसलन पूरी दुनिया में NaCl की प्योरीफिकेशन जो है सी वाटर से की जाती है। आपको पता है सी वाटर में 3% सॉल्ट्स, ये लाइक NaCl वगैरह इसमें से निकाला जाता है। 3% यू मीन 100 में से 3 किलोग्राम सॉल्ट निकलने के चांस है। तो वाटर लेके उसको एवेपोरेट करते हैं तो उसमें NaCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो NaCl को हम यूँ लिख सकते हैं Na पॉजिटिव प्लस योर Cl नेगेटिव। अब NaCl बेसिकली एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कम डिज़ोल्व होता है, लेकिन हम इसके मुकाबले में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके आते हैं जो इस सॉल्यूशन में से हम गुजारेंगे। HCl जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या होगा? HCl जो है NaCl है जो है, यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, ये कॉमन आयन है जिसकी वजह से अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकलना होगा जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आप रिएक्शन किसी कंटेनर में करवा रहे हो तो होगा क्या कि NaCl नीचे बैठ जाएगा, यानी डिसोल्यूशन से निकल के नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन प्योरीफाई NaCl, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हो NaCl की प्योरीफिकेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। इसी तरह आपके पास एक कॉस्टली साल्ट है पोटेशियम क्लोराइड, इसमें कोई इम्प्योरिटी गिर जाती है तो आप इसको कॉमन आयन इफेक्ट से प्योरीफाई कर सकते हो। ये 2 आयन देता है, पोटेशियम और क्लोराइड आयन, ठीक है।
क्लोरेट आयन। अब हम इसमें, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें आप पोटेशियम क्लोराइड डाल दो जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दिस विल गिव यू पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन। अब कौन सा आयन कॉमन है? पोटेशियम। एक आयन कॉमन हो गया, इसकी कंसंट्रेशन इस कंटेनर में ज़्यादा हो गई जी। तो अब क्या करोगे आप? होगा क्या कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो निकाल बाहर करेगा, यानी पोटेशियम के साथ क्लोरेट को जाना होगा, नीचे क्लोरेट बैठेगा। दिस इज़ हाउ यू कैन प्यूरिफाई पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। ये सॉल्ट एनालिसिस में हम इस्तेमाल करते हैं। अमोनियम आयन प्लस OH आयन बनाता है। इसमें हम अमोनियम क्लोराइड फिर डालते हैं। ठीक है, तो इसके डालने से हमारे पास अमोनियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कौन सा आयन बना जी? कॉमन अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो चला जाएगा या प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इस तरह से हम कॉमन आयन इफ़ेक्ट इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ सॉल्ट एनालिसिस के अंदर और मुख्तलिफ एनालिसिस और प्यूरिफिकेशन ऑफ वेरियस सॉल्ट्स के लिए हम कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, AX/BY डिज़ोल्व होकर बनाता है इसका जो XA और Y प्लस हो जाएगा रेज टू द पावर और YB माइनस X हो जाएगा। ठीक है, इसके हम KSP लेते हैं। तो होता क्या है कि जो कोएफिशिएंट होता है वो रेज टू दी पावर बन जाता है। यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है वो रेज टू दी पावर बना, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है रेज टू दी पावर बना। बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम स्लाइटली या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए लेते हैं। मसलन आपके पास लेड क्लोराइड का सॉल्ट है, ये बहुत कम सॉल्युबल होता है, हम इसके लिए कहते हैं Pb प्लस 2Cl। ठीक है जी, इसके लिए अब बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल अगर आपका सॉल्ट है, मतलब PbSO4 भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसके लिए ये सॉलिड है, आप इसको डिज़ोल्व करते हो तो आपके पास Pb प्लस SO4 माइनस 2। आप इसके लिए Kc लिखते हो। Kc क्या होता है? प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, तो अब ये जो है इसकी अमाउंट तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। इसको अगर हम कांस्टेंट की साइड पे ले जाएं तो हम लिखेंगे KCPbSO4 इज इक्वल टू है Pb प्लस 2 इंटू SO4 माइनस 2। तो Kc इंटू PbSO4 ये हमें देता है KSP। इसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन आयंस की Pb प्लस 2 इंटू SO4 माइनस 2, ये स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट का इक्विलिब्रियम है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, KSP के लिए, जनरल KSP के लिए जो रूल्स हैं, ABN अगर है आपको तो आप क्या लिखोगे? N की N इंटू S सॉल्युबिलिटी N प्लस 1 करेंगे आप। AB1 के लिए हम S स्केयर करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, AB2 के लिए 4S3 करेंगे और AB3 टाइप सॉल्ट के लिए 9S4 हम करेंगे। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ KSP? KSP डिटर्मिनेशन ऑफ KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी हम मालूम कर सकते हैं, या हमारे पास सॉल्युबिलिटी है तो हम उससे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन हम निकाल सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं। अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। ठीक है, अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP है तो इसका मतलब है सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, और अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा है तो आपका सॉल्यूशन जो है इसका मतलब है सुपर सैचुरेटेड है। अभी हम कुछ MCQs का जायज़ा लेते हैं, रिटेनिंग टू कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और बफर सॉल्यूशन के बारे में कुछ MCQs देखते हैं। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड आर इक्वल देन pH ऑफ एसिडिक बफर इज, तो क्या होती है आपको पता है? जब हमने हेंडरसन इक्वेशन पढ़ी थी, दैट वाज के pH ऑफ एसिडिक बफर इज इक्वल टू है pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट
ओवर एसिड कंसंट्रेशन। ये हमारी इक्वेशन थी हेंडरसन इक्वेशन में। और याद रखो जब साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम हो यानी यूनिटी आ रही हो तो बेस्ट बफर होता है। तो उस वक्त pH इज इक्वल टू pKa होता है, इसका पहला ऑप्शन आएगा। आइडियल बफर बनेगा, बेस्ट बफर बनेगा, pK शुड बी इक्वल टू pH। ठीक हो गया। बफर एक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट, ऑल ऑफ दिस। तकरीबन ये तमाम इन्वॉल्व है बफर एक्शन की एक्सप्लेनेशन में। हम Kc की वैल्यू लॉ ऑफ मास एक्शन से लेते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल इसलिए कि एक तरफ आप इफेक्ट ऑफ चेंज लेके आते हैं तो उसका दूसरी तरफ उसको नलीफाई करने के लिए आयन्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। और कॉमन आयन बेसिकली इसका जो हम प्रिंसिपल कहते हैं कि कॉमन आयन हो और एक तरफ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तमाम जो है ये इस्तेमाल होते हैं लॉज। विच फॉर्म स्टेबल एसिडिक बफर। आप वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस H2S इज विद बेस NH4OH विद एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद HCl। तो इस केस में हमारा बफर जो होगा वो तो बेसिक होगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि बेस लिया आपने। इस केस में जो है हमारा बफर एसिडिक होगा लेकिन स्टेबल नहीं होगा। इस केस में हमारा बेसिक होगा, लेकिन पहले केस में हमारा स्टेबल एसिडिक बफर बनेगा क्योंकि वीक एसिड और इसका सॉल्ट विद आप ले रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक बफर स्टेबल एसिडिक बफर बनेगा। ठीक हो गया। विच एक्ट्स एज ए बफर। इनमें से कोई ऐसा पेयर जो कि बफर के तौर पे एक्ट कर रहा हो। यानी बफर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वीक एसिड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब आप देखो एसिटिक एसिड सॉल्ट के साथ नहीं तो नाइट्रिक एसिड दोनों सॉल्ट हैं, ये सॉल्ट ये भी सॉल्ट, ये सॉल्ट ये केस जो है इसमें वीक बेस और इसी का सॉल्ट विद कह लें आप विच एक्ट्स एज ए बफर। तो इनमें से अगर आप देखें तो वीक बेस इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये वाला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। विच इज़ अ बफर। ब्राइन, ग्लू, गम, ब्लड, इनमें से बफर जो हमने बड़ी मशहूर एग्जांपल पढ़ी है, जो हमारा ब्लड जो है बफर होता है 7.35 पे, तो ये एक है, बाकी ये सारे ऑप्शन वैलिड नहीं है। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड हैविंग। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन जो है इफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड हैविंग हाई KSP वैल्यू, नेग्लिजिबल KSP वैल्यू, स्मॉल वैल्यू ऑफ KSP इक्वल टू द वैल्यू। भी कॉमन आयन तभी वैलिड होता है जब एक स्मॉल वैल्यू ऑफ KSP रखता हो, एक कम सॉल्युबल हो और एक ज़्यादा सॉल्युबल आके कॉमन आयन जो है तब जाके वर्क करता है। तो इसमें स्मॉल वैल्यू ऑफ KSP वैलिड रहेगा क्योंकि एक कम होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट तो दूसरा आके उसको निकाल बाहर करेगा ओइंग टू केमिकल कॉमन आयन। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर क्या होता है जी, इसको आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो है वाटर की आलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका ग्राफ बिल्कुल अगर आप देखें ना, इस तरफ आप सॉल्युबिलिटी ले लो और इस तरफ आप टेम्परेचर ले लो तो NaCl का ग्राफ ऐसे ही चलता रहता है, कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरफ आप टेम्परेचर 100 की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है 20, 30, 50, 60 तो 100 की तरफ। तो इस तरफ सॉल्युबिलिटी हो तो इस तरफ टेम्परेचर हो, तो बेसिकली हार्डली चेंज, इसमें थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है लेकिन ये रिमेंस कांस्टेंट। और NaCl के केस में सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के साथ आलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। हाँ, अगर इस केस में मैं लिख देता हूँ सीरियम सल्फेट, ठीक है, तो फिर अब क्या होगा चांस आपको पता होना चाहिए। सीरियम सल्फेट का ग्राफ इस तरह बनता है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, दिस इज
कह लें डिक्रीज बाय टेम्परेचर। फिर ऑप्शन अगर सीरियम सल्फेट हो डिक्रीज बाय टेम्परेचर, क्योंकि एक दफ़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सीरियम फिर लेटर ऑन कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि सीरियम सल्फेट का वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है। तो इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम कार्बोनेट का ग्राफ किस तरह का होगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी जो है वो भी -25 किलो जूल पर मोल में अगर कहता हूँ सोल्यूशन हीट ऑफ सोल्यूशन डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, तो इसका ग्राफ भी थोड़ा नीचे की तरफ आता है। लेकिन अगर अमोनियम क्लोराइड है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसको 16 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है जब अमोनियम क्लोराइड डिज़ोल्व होता है वाटर में। इट मीन कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, एक्सोथर्मिक है तो नीचे की तरफ आता है, और अगर एंडो एक्सो दोनों नहीं है सॉल्युबिलिटी के केस में तो ग्राफ ऑलमोस्ट रिमेंस लाइक NaCl, और ये मैं कह देता हूँ KCl, और ये मैं कह देता हूँ फॉर सीरियम सल्फेट। ये आपने याद रखना है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी किस तरह से चेंज हो रही है विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जी। इट्स सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। कब इंक्रीज होगी भाई? आप जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो क्या होता है जी, हीट रिलीज होती है। भाई आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इसके ऑप्शन है एट हाई टेम्परेचर या भाई ये एट लो टेम्परेचर इंक्रीज होगी, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास क्या सबूत है, हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे ये फेवर होगा। फॉर अमोनिया 3H2 2NH3 कहता है जी Kc इज इक्वल टू Kp, Kp इज इक्वल टू Kc रेज टू द पावर RT की n, Kp इज इक्वल टू Kc RT की -2, Kp Kc इज इक्वल टू RT की -2। अच्छा, बेसिकली ये जो ये वैल्यू है Kp इज इक्वल टू है Kc into RT raised to the power delta n. Delta n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। इस केस में आप देखें प्रोडक्ट के 2 हैं और रिएक्टेंट के 4 हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 - 4 आंसर -2, तो यहाँ डेल्टा n -2 पुट करना पड़ेगा। ये हमारा ऑप्शन दुरुस्त होगा। ठीक हो गया जी। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज़, ये भी आप थोड़ा गौर करें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे, यानी आप कहते हैं पर dm क्यूब। मोलैरिटी किस में ले रहे हो? पर dm क्यूब। भी dm क्यूब हमें पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, 1 dm क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ये इक्वल टू होता है 1000 ml के। अब देखो 1 dm इज इक्वल टू, अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हो 1 cm इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो ये हम कह सकते हैं 1000 ग्राम के इक्वल है। इसके अंदर वाटर जो है 1000 ग्राम। अब आप इसकी मोलैरिटी निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे, क्या होगा जी, 1000 ओवर वाटर का मोलर मास है 18, तो आंसर 55.5 होना चाहिए। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे वाटर के? 55.5। ठीक है, ये याद रखना है आपने, बड़ा इम्पोर्टेंट किस्म का MCQ है ये। विच कैन इफेक्ट Kc वैल्यू, कौन Kc वैल्यू को इफेक्ट करता है? कैटलिस्ट, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन सब में से कौन करता है या कोई भी नहीं करता? क्या ख्याल है? इनमें से अगर कोई कंसंट्रेशन जो है वो Kc को इफेक्ट कर सकता है। कैटलिस्ट अटेनमेंट को जल्दी करता है, और प्रेशर भी अगर गैसेस नहीं है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय pK, pH या Ka, ऑल ऑफ दीज होगा जी। ये तमाम एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के क्राइटेरियाज हैं। द सम ऑफ pKa एंड pKb इज 0, 7, 10 की -4 या 14।
तो यकीनन 14 होता है pKa और pKb का सम। कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए वीक एसिड, याद रखिएगा Ka इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। इनका इन्वर्स रिलेशन है बेस ऑफ ए वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट हम चैप्टर सॉल्यूशन का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।